students. So this is a turn of semester 6 BS students. If you remember, research and research methodology is our main topic. तो इसमें हमने लास्ट टाइम किया था what is the meaning of research, what is the definition, its key characteristics, and today is the turn of research methodology and its components. What do you mean by research methodology, and what are the key components of research methodology? Let's start it. So if we notice that research methodology, last time भी हमने डिस्कस किया था कि research means to find out certain questions, to the answers to the questions or to solve some problems. हर फील्ड में रिसर्च यूज़ होती है, और हम जब भी किसी कन्फ्यूजन में किसी भी स्टेट को समझते हैं, दैट माइट बी सम फेनोमेना और ऑल, तो उसमें हम रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं. Okay, so research methodology refers to the systematic framework or approach that guides the process of conducting research. Our field may we know that research is involved, and through research we come to the advanced knowledge, and that is through research that we come to the answers of different questions. देखिए हर फील्ड में हम day by day, every moment, every scholar or every researcher is engaged in conducting research. बॉटनी वाले और जोलॉजी वाले, हर फील्ड आप ऐसे समझें, मेडिसिन, और आज जो भी जितनी भी एडवांसमेंट है हमारे पास साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिसर्च. सो यू मस्ट रिवाइज द वर्क दैट वी हैव डन लास्ट वर्क. 2 लेक्चर्स के रिसर्च की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, उसके अलावा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन सी चीज़ रिसर्च कहलाएगी और किस चीज़ को आप रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते. दिस इज वी मस्ट नो मेथड. So method refers to, or methodology means a study of methods. हर वो मेथड जो रिसर्च में इंक्लूड हो सकता है, या रिसर्च में किस मेथड को आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपको क्या मेथडोलॉजी या क्या मेथड आपको उसमें सूट करता है या सेलेक्ट करना चाहिए, दैट साइंस और दैट स्टडी इज रेफर टू एज रिसर्च मेथडोलॉजी. That refers to the systematic framework or approach, एक पूरी broad approach होती है, that guides the process of conducting research. पूरी एक सोच, एक पूरी understanding that how can we conduct research. What encompasses the theoretical principles, जिसमें theoretical explanations होती हैं कि उसूल क्या हैं, methods तरीके क्या हैं, techniques आप कौन सी apply कर सकते हैं, एंड प्रोसीजर्स का मतलब होता है एक प्रोसेस, और प्रोसीजर में फ़र्क ये है, प्रोसीजर मतलब सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप आपको रिसर्च मेथडोलॉजी गाइड करती है, यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू डिज़ाइन, कंडक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट देयर स्टडीज़, कि वो अपनी स्टडीज़ को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, कंडक्ट कैसे करें, एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करें. Research methodology provides a systematic way to address research questions, gather relevant data, and draw meaningful conclusions. मेनली तो यही चीज़ है कि पहले आपको एड्रेस पूरी रिसर्च क्वेश्चन को, या आपका पूरी मेन रिसर्च का जो क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव, उसको आपने आंसर देना होता है, उसका एक फाइंड आउट करना होता है सोल्यूशन. उसके लिए आप गैदर करते हैं कोई रिलेवेंट डेटा, और उससे निकालते हैं आप मीनिंगफुल कंक्लूजन. तो ये पूरी सिस्टमेटिक वे आपको कहाँ से मिलता है, रिसर्च मैथडोलॉजी गाइड करती है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी. The key components of research methodology includes research design at first. The very first. The very first component is research design. This involves the overall plan or structure of the research study, including the selection of research methods. Research method हमें क्या लेना है, data collection techniques, कौन सी data collection techniques हम apply करेंगे in analysis procedure, और end में उनका रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ ऑल कमिंग अंडर द रिसर्च डिज़ाइन. देखिए हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है, एक प्लान होता है. इसी तरह से रिसर्च का भी कोई डिज़ाइन है, कोई प्लान है. हर फील्ड के लिए हर तरह के एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइंस को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके रखा है, और वो उसकी कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, कुछ सिस्टमेटिक वेज हैं, कुछ रीजंस हैं कि हम ये क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, ये क्यों अप्लाई करते हैं, या एक्स डिज़ाइन हमारे लिए ठीक नहीं है, वाई बेहतर है, वाई. उसके हर हर तरह के लॉजिकल रीजंस उन्होंने डिस्कस करके रखे हैं. सो कॉमन रिसर्च डिज़ाइन इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, या
co-relational or descriptive and quantitative designs. So there are different research designs like including experimental. एक experimental design होता है जिसमें experiment करके रिसर्चर जो है किसी सोल्यूशन तक पहुंचते हैं. कोरिलेशनल ऐसे रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं. डिस्क्रिप्टिव, यू जस्ट डिस्क्राइब सम सर्टेन फेनोमेना दैट इज ऑलरेडी अकरिंग एंड एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. क्वालिटेटिव डिज़ाइंस जिसमें इन डेप्थ जाके आपको कुछ रीजंस मालूम करने होते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मालूम करने होते हैं. ईच सूटेड टू डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. हर एक का अपना एक अलग मकसद होता है, अलग एक ऑब्जेक्टिव है जिसको रिसर्च क्वेश्चंस फुलफिल करते हैं. तो अकॉर्डिंगली दैट हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? व्हेन वी स्टार्ट रिसर्च, at that time we have to go in depth into research methodology, and therefrom we can gain a different understanding of about research designs, and therefrom we can select any research design like experimental, correlational, या इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं. तो हमारे लिए कौन सा सूटेड है, हमारी फील्ड के लिए कौन सा सूटेड है, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इमीडिएट एंड पर्टिनेंट फॉर अस टू adopt certain research according to a research question and objectives. The next thing is data collection method. Second key characteristic or second component of a research methodology. जब आप research methodology का second component की बात करें, that is data collection method. Research methodology specifies the techniques and instruments used to gather data relevant to the research question. रिसर्च मेथडोलॉजी से हमें टेक्निक्स मिलती हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं. लेकिन डेटा कलेक्शन ऐसे नहीं है कि जाके आप ऑल ऑफ अब्रप्टली और ऑल ऑफ सडन you just go into the field or people and population and start talking to them. There is everything scientific and systematic. So we have to collect our data through some techniques and tools, through certain instruments which are tried, tested and selected and decided according to that research design. जो भी डिज़ाइन आप लेते हैं उसमें फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं कलेक्शन के लिए. तो दिस में इंक्लूड सर्वेज. उसमें हम सर्वे भी कर सकते हैं, दैट इज़ वन टेक्निक और टूल फॉर gathering data. That might be interviews or that might be observation, experiments, archival research or document analysis. There are so many. These all are the data collection methods and data collection tools or instruments. सर्वे करें आप, इंटरव्यूज़ आपको रिक्वायर्ड है, या ऑब्जर्वेशन करनी है, हमने बैठ के एक्सपेरिमेंट लाने हैं, या कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी डन है उन पर हमने काम करना है, या डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे. कोई चीज़ मौजूद है, जैसे लिटरेचर के लिए हम जाते हैं तो टेक्स्ट बुक के एनालिसिस करने होते हैं हमें. So among all these all are the data collection methods that we may study or may select after doing research methodology. From there, getting different guidelines. The choice of data collection method depends on factors such as research objectives. कि research के हमारे objectives क्या हैं, population characteristics क्या हैं, और available resources क्या हैं हमारे. इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च मैथडोलॉजी हमें बताती है कि हमें कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड अडेप्ट करना चाहिए. एंड देयर इज़ सैम्पलिंग स्ट्रेटजी. और उसके बाद आती है हमारे पास सैम्पलिंग की स्ट्रेटजी. रिसर्च मैथडोलॉजी आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स. देखिए सैम्पलिंग का से क्या मुराद है? सैम्पलिंग से मुराद होती है कि हमारे पास ओवरऑल, फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं, काफ़ी सारी जो है पॉपुलेशन है हमारी, हमने उसके बारे में कोई एक चीज़ है, कोई रिसर्च क्वेश्चन ऐसा है, या रिसर्च हमारी इस चीज़ पे मुनहसर है, या इस चीज़ को फाइंड आउट करेगी कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है उनसे. तो वो पूरी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ सेड टू बी पॉपुलेशन ऑफ द मेन पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी. उसमें से सारी पॉपुलेशन से आप नहीं पूछ सकते. फॉर एग्जांपल स्कूल्स के बारे में आपने पूछना है, या क्लास के बारे में. अब बीएस की क्लास है, दे आर फेसिंग डिफरेंट trouble or problem, or they are not showing that much of performance in written skills. राइटिंग स्किल्स उनकी इतनी अच्छी बेहतर नहीं है, उनको मैं करना चाहती हूँ बेहतर. तो उसका जब हम देने जाते हैं डेटा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पार्टिसिपेंट्स को या सारी पॉपुलेशन को बिठा दें. हम बात करें बीएस की, तो बीएस ग्रेड्स सारे हमने बुला लिए और बिठा के उन पर काम शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता. पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैम्पलिंग करनी होती है. सैम्पलिंग मीन्स कुछ पोर्शन लेते हैं पॉपुलेशन का, उस पोर्शन को हम सैम्पल पोर्शन कहते हैं. जैसे आप ये समझें कि कोई ब्लड टेस्ट करना है, या कोई लेबॉर्ट्री में अगर हम, कोई डॉक्टर या कोई रिसर्चर ये रिसर्च करता है जी मलेरिया, आपको मलेरिया हो गया है, हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि गो एंड टेक योर
ब्लड बी टेस्टेड फॉर द मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया का आपके पास पैरासाइट है या नहीं, तो वो हमारे पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड नहीं निकाल लेंगे कि सारा ब्लड निकाल लें और फिर उसके साथ टेस्ट हो रहा है। वो टेस्ट हमारा कुछ थोड़े से पोर्शन थोड़े से ब्लड से कर लिया जाता है। तो वो पूरी बॉडी हमारी समझे पॉपुलेशन है, पूरी बॉडी में हमारे इस वक्त मलेरिया का पैरासाइट फैला हुआ है या मलेरिया का जो है वो मॉस्किटो के असरात हैं या उसकी जर्म्स हैं। बट दी ओनली स्मॉल पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड सैंपल, थोड़े से पोर्शन से भी हमारी बॉडी का पूरी बॉडी का पता चल जाता है कि जी इस पूरी बॉडी में इसके मलेरिया के पैरासाइट्स पाए जाते हैं। सो दैट इज़ सेम फॉर ऑल ऑफ द स्टडीज़। पूरी पॉपुलेशन लेने की जगह हम कुछ सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स, थोड़े से पार्टिसिपेंट्स, उनको हम सैम्पलिंग यूनिट्स कहते हैं फॉर द स्टडी। इसको भी निकालने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। दिस इंक्लूड्स, तो वी डिस्कस दैट रिसर्च इज़ वेरी केयरफुल, वेरी मच क्रिटिकल एंड स्क्रूटिनाइज्ड. I mean, very much, it's careful and objective study or method, very much scientific and systematic. All of a sudden इसमें कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ एक नपे तुले और measured और एक केयरफुल तरीके से होती है। दिस इंक्लूड्स डिसीशंस अबाउट द सैम्पलिंग फ्रेम, उससे हमारे पास डिसीशन आता है सैम्पलिंग फ्रेम हमें कितना लेने चाहिए। अगर हमारे पास 100 की पॉपुलेशन है तो उसमें से 10 लें हम या 5 लें, जो भी कन्फ्यूजन है वो रिसर्च मैथडोलॉजी हमें बताती है कि जी आपकी 100 की पॉपुलेशन है तो आप एटलीस्ट 10 सैम्पलिंग ले लें, 10 आपके पास बंदे जो है वो इंटरव्यू के लिए होने चाहिए। और इसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि हमने डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा लिया। अगर सर्वे लिया है तो काफ़ी ज़्यादा लोग लेने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कोई 10 बंदों से भी काम चल सकता है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। इसके ज़रिए हम सैम्पल करते हैं, पोर्शन बनाते हैं अपनी पूरी पॉपुलेशन का और फिर उसको लेते हैं रैंडम, ऑल ऑफ सडन आप उठाते हैं और जस्ट 2 4 5 नेचुरली या उनको रैंडमली उठा लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड आप बाकायदा क्लासीफाई करते हैं उनको। कन्वीनियंस, आप अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए कुछ सैम्पलिंग का पोर्शन ले लेते हैं पॉपुलेशन का। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स एंड दैट वी स्टडी इन डिटेल थ्रू रिसर्च मैथडोलॉजी। सैंपल का साइज़ क्या होगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हमारे क्या होंगे टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, so that at the end if we get the results of research we can say that it is having a good representation of all and generalizability of all of the population। पूरी population की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये इतना हिस्सा मैंने उसका उठाया था या इतना हिस्सा मैंने लिया था। जैसा कि हमने ब्लड की एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया कि ब्लड हमारा जो लिया गया था वो इतना होना चाहिए, काफ़ी, बहुत ज़्यादा ना काफ़ी भी ना हो कि बिल्कुल एक ड्रॉप लिया जिससे उनका जो है बहुत मुश्किल है जिसको प्रेजेंट करना, कि जिसके बाद रिजल्ट आए तो हमें कहे लैब वाला आपका ब्लड कम होने की वजह से हमारे पास रिजल्ट जो है ऑथेंटिक नहीं आया, मुमकिन है आपको हो मलेरिया, मुमकिन है ना भी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जनरलाइजेबिलिटी होती है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि इतनी सैम्पलिंग में या इतने 100 या 500 की पॉपुलेशन में से 25 लोग इस तरह कहते हैं, इसका मतलब है कि ये बात ठीक है और सब की ही तकरीबन मोर और लेस यही सिचुएशन होगी, ये यही प्रॉब्लम होगा। अगर 25 बच्चे 500 बच्चों में से कहते हैं कि राइटिंग हमारी इसलिए वीक है कि हम फला प्रॉब्लम है हमारे या ये हमें प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, तो वी कैन से यस ऑन द बेसिस ऑफ दिस मच ऑफ द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग वी कैन कम टू दी जनरलाइजेबिलिटी कि जी ठीक है, इनकी बात बस दूसरी पॉपुलेशन के बारे में भी ठीक ही होगी। लेकिन अगर आप 500 बच्चों की जगह सिर्फ 2 बच्चे उठाएं और 4 बच्चों को लेकर आएँ सैम्पलिंग के तौर पर और कहें इन 4 बच्चों ने कहा है तो सारे 400 बच्चे आप सब के ऊपर ये बात लागू होती है। सो दैट्स अनफेयर, दैट्स नॉट इट्स नॉट acceptable in the terms of research. So research methodology is very careful and it's very sound subject that gives you guidance and it provides guidelines for every step of the research. आगे आता है डेटा एनालिसिस टेक्निक। डेटा कलेक्शन के बाद हमें उसके एनालाइज करना होता है। एनालाइज मीन्स टू गेटिंग द रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट। तो रिजल्ट लेने की क्या टेक्निक्स होती हैं, दैट इज़ अगेन टोल्ड बाय रिसर्च मेथडोलॉजी इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर भी हमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बाकायदा कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्टेड डेटा। उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास कुछ आए। एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंस है रिजल्ट से भी। उसका मतलब है कि कुछ आप टेक्निक्स ऐसी अप्लाई करते हैं कि आपके सामने एक फॉर्मुलेट होती है चीज़
जिसको आगे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करें कि रिजल्ट्स जैसे हमारे पास आते हैं, आपके अपनी ग्रेड्स जैसे आते हैं। ग्रेड से मुराद है जब हम क्लास में कुछ परसेंटेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100% हमारे पास आ जाता है जनाब, अगर 89% और 90%, तो हम कहते हैं 90% और 80% उसका समझें, या जो मार्क्स आते हैं कि आपको 550 मार्क्स हैं मेट्रिकुलेशन में, तो आपने उसमें 350 मार्क्स लिए हैं, उसका मतलब है कि ये हमारे पास एनालिसिस हुआ है। अब इसको इंटरप्रेट करना बाकी है। उसका इंटरप्रिटेशन हम इस तरह करेंगे कि जी, सिंस यू हैव गॉट 350 आउट ऑफ 500 मार्क्स in your matriculation, so it means when you multiply it through 100, उसके बाद आपकी 60% बन रही है, 65% बन रही है। इसका मतलब है आप बी ग्रेड के या सेकेंड डिवीजन के करीब करीब जाके आपने रिजल्ट ड्रॉ किया है, या आपके इतने मार्क्स की बेसिस पर आपका ये रिजल्ट बनता है या आपका ये ग्रेड बनता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। कुछ परसेंटेज हमारे पास आते हैं, कुछ मीन्स आएंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज आएंगी, कुछ टेबल्स आएंगे। तो ये सारे फॉर्मुलेशंस हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं हमारे पास डेटा की एनालिसिस के बाद। उसको अभी इंटरप्रेट करना बाकी होता है। उसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं, उसी डेटा एनालिसिस की बेसिस पर हम कुछ रिजल्ट सामने लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन विथ मोर एक्सप्लेनेशंस। उसको और एक्सप्लेन करते जाते हैं आप कलेक्टेड डेटा को, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो उस कलेक्टेड डेटा की बेस पर हम इंटरप्रेट करते हैं वो, एंड फाइनली रिजल्ट्स होते हैं। दिस में इन्वॉल्व quantitative methods such as thematic statistical analysis. As we discussed that your data and your research method might be quantitative or qualitative. अगर उसमें वर्डिंग्स में रिजल्ट आ रहा है तो वो क्वालिटेटिव होगा, और अगर डिजिट्स में रिजल्ट आता है किसी चीज़ का तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाती है। ऑलवेज रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने इंटरव्यूज़ पूछे हैं, वर्डिंग्स में पूछे हैं, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। नो, व्हेन यू एनालाइजिंग सम टेक्निक, सम डेटा at the time of analysis you have got, or in the time of results you get something in digits, that is said to be quantitative method, and in the words you are saying that this is qualitative qualitative research. तो ये सारे मेथड्स जब हम करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, डेटा माइनिंग और मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये सारे इसके डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स सच एज थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस। जैसे अब रिसर्च में आप लिटरेचर में कहते हैं जी हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप डिजिट्स में कह सकें, यानी कि नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा काम तो सारा वर्डिंग्स का ज़्यादा है लिटरेचर में। तो हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस और डिस्कोर्स एनालिसिस जैसे टेक्निक्स को यूज़ करके डेटा को एनालिसिस करते हैं। द चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा। देखें, जैसा मकसद है पूरी डेटा का, पूरी सॉरी रिसर्च का, वैसा ही उसका डेटा जाएगा, वैसा ही उसका एक मेथड बनेगा, वैसे ही आप डेटा कलेक्ट करेंगे और वैसे ही एनालाइज करेंगे। ये सब कौन बताएगा आपको? दिस इज ऑल डिस्कस्ड इन रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, द चॉइस ऑफ डेटा एनालिसिस टेक्निक डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब नेचर, जो डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ है, आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा है और जानना क्या चाहते हैं आप, दैट इज़ अगेन द मेन कंसर्न। उसी के ऊपर बेस करते हुए आप जनाब वो आगे काम करते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं? रिसर्च मेथडोलॉजी एड्रेसेस एथिकल कंसिडरेशंस। कुछ ख्याल रखना होता है, कुछ डेटा आपने लिया है तो उसमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, बताना नहीं है किसी को जनाब फ़लाँ की फ़लाँ रिपोर्ट है या फ़लाँ की फ़लाँ विषय। इन्फॉर्म्ड कंसेंट बताकर आप उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, उनकी मर्ज़ी मालूम करके आप काम करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। पोटेंशियल रिस्क और हार्म्स एसोसिएटेड विद द स्टडी। कोई ऐसा ना हो आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी की कर रहे हैं या लिंग्विस्टिक्स की या किसी भी ऐसी फील्ड की जिसमें आपके पास पर्सनल और डेटा आती है, तो कोई आपको पार्टिसिपेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये अखलाकी जिम्मेदारियां हैं एक रिसर्चर की जो उनको रखनी चाहिए। ये भी हम रिसर्च मेथडोलॉजी गाइडलाइन देती है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। रिसर्च मेथडोलॉजी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडिटी, यानी जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और वही मकसद सर्व करे जिसके लिए वो हासिल की जा रही है। जिसके काम के लिए आपने डेटा हासिल किया है तो वो उस काम को ही सर्व कर रहा है। रिलायबिलिटी वही चीज़ है कि रिसर्च जित फाइंडिंग्स आई हैं वो हम उनकी बेसिस पे बाकी जनरलाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बाकी लोग भी ऐसा ही फील करते होंगे, बाकी लोगों पर भी इम्प्लीमेंट होती है। दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। सो रिसर्चर्स एम्प्लॉय वेरियस कैटेगरीज और स्ट्रेटजीज टू एनहांस वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये सारे एथिकल कंसिडरेशंस हमें ख्याल रखना होती है एक रिसर्चर को। अब वैलिडिटी है या रिलायबिलिटी, ये भी दो चीज़ें हम ज़रूर ख्याल रखते हैं रिसर्च करते हुए, ताकि हमारी जो है वो ड्यूरेबल रिसर्च और फेयर रिसर्च मानी जाए।
ओवरऑल रिसर्च मेथडोलॉजी सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। पूरा गाइडलाइन देता है आपको, रोड मैप आप क्लियर करते हैं कि जी मुझे कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, किस वक्त रुकना है, किन लोगों से मिलना है और वहाँ से फिर वापस कैसे आ जाना है, रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ करने हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का कंसर्न्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल अबाउट द component of research methodology. So in our next class, we'll be discussing our next topic, which is quantitative research and qualitative research paradigms, the difference between them, and what do we mean by both of them. So till our next class, take a good care of you and stay blessed. Goodbye.